निगल लिया तारा। C3 जियांगनान शहर। खंड 1 अध्याय 3 जियांगनान शहर। जब आर रोग प्रकट हुआ तो ये तेजी से दुनिया भर में फैल गया। जीवन के सभी रूप, जब तक उन्हें सांस लेने की जरूरत थी, चाहे इंसान हो या उड़ने वाले जानवर, संक्रमित थे। जब तक मनुष्यों को आर रोग के अस्तित्व का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर रोग के संक्रमण के बाद मृत्यु दर 30% तक पहुंच रही थी। उन 3 महीनों में जानवरों की सामूहिक मौतों को छोड़कर दुनिया की आबादी लगभग 2 अरब कम हो गई। जीवित बचे लोगों की संख्या 5 अरब के करीब है, जिनमें से सभी में बीमारी के खिलाफ प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता है। इन 2 स्वप्न भरे 3 महीनों के दौरान पूरे ग्रह ने असहनीय दर्द का अनुभव किया। इस प्रक्रिया के दौरान बचे हुए 5 अरब लोगों को एहसास हुआ कि उनका शरीर मजबूत हो गया है। वस्तुतः हर किसी की शक्ति, गति, कोशिका विभाजन की दर और त्वचा की कठोरता कम से कम दोगुनी हो गई है। यहाँ तक कि एक औसत आदमी भी दौड़ने और भारोत्तोलन में पिछले विश्व चैंपियन से आसानी से आगे निकल सकता है। और फिर विनाश शुरू हो गया। जो मनुष्य इतने आराम से रहते हैं वे बहुत मजबूत हो गए हैं। जो जानवर आर रोग से बच गए हैं उन्हें और भी कठोर परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। उनके परिवर्तनों में उनकी ताकत आश्चर्यजनक रूप से मनुष्यों से कहीं अधिक बढ़ गई है। और इनमें से कुछ भयानक जानवर और भी अधिक चालाक हो गए। सितंबर 2015 समुद्र में ढेर सारे जीवों के हमले से शुरू होकर अनगिनत जानवर, रूपांतरित जानवरों ने मानव बस्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। खून, पागलपन, मानव और जानवर के बीच युद्ध में मनुष्यों को एहसास हुआ कि उनके विस्फोटक हथियार, जिन पर उन्हें इतना गर्व था, केवल निम्न श्रेणी के जानवरों पर ही काम करते थे। शक्तिशाली उड़ने वाले और रेंगने वाले जानवरों को तोपों से कोई डर नहीं था। गोलियां उनके कवच को खरोंच तक नहीं सकती। तेजी से प्रतिक्रिया करने वाले जानवरों द्वारा घर वापस आने वाली मिसाइलों को आसानी से चकमा दिया जाता है। यहाँ तक कि जब इंसानों ने परमाणु हमले किए, तब भी उन्हें आश्चर्यजनक रूप से पता चला। राक्षसों की रक्षा क्षमता बहुत बढ़िया थी, केवल बम के विस्फोट के दायरे में रहने वाले लोग ही मरे। आसपास के क्षेत्र के राक्षस नहीं मारे गए। बम की शक्ति उतनी प्रबल नहीं थी जितना मनुष्यों ने सोचा था। भले ही इसने राक्षसों की एक भीड़ को मार डाला, बम के विकिरण ने और भी भयानक राक्षसों को जन्म दिया। उस वर्ष का सबसे प्रसिद्ध और भयानक राक्षस क्रिम्सन स्काई वुल्फ था, जो उड़ सकता था और सैकड़ों हजारों लोगों का नरसंहार कर सकता था। इसी समय लोगों को एहसास हुआ, विकिरण वास्तव में राक्षसों को बदल सकता है। हालांकि भयानक राक्षस प्रकट हुए, मानव पक्ष से शक्तिशाली योद्धा भी उभरे। क्रिम्सन स्काई वुल्फ को एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा ने हराया था जो उड़ भी सकता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 2 स्थान पर थंडरलॉर्ड। इन योद्धाओं ने एक महत्वपूर्ण समय में बड़ी संख्या में सामान्य नागरिकों को बचाया। उन्होंने राक्षसों की भीड़ से लड़ने में सेना की सहायता की। इस दौरान कई महाकाव्य कहानियां सामने आईं। मानव वैज्ञानिक केलुओ डी सेना ने चंद्रमा पर पाए जाने वाले ब्लू गोल्ड नामक धातु के साथ राक्षसों की लाशों से सामग्री का उपयोग करके हीरे से भी अधिक कठोर धातु मिश्र धातु बनाई, केलुओ मिश्र धातु। इन शक्तिशाली हथियारों को देखते हुए, जो राक्षसों के कवच को काट सकते थे, शक्तिशाली योद्धाओं को अब केवल अपने नंगे हाथों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। इतिहास का यह हिस्सा लुओ फैंग के दिमाग में बहुत स्पष्ट था। युद्ध के दौरान शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। वोहुअक्सिया महाद्वीप में देश बड़ी आबादी को स्थानांतरित करने के लिए जल्दबाजी में 6 प्रमुख अड्डे बना रहे थे। योद्धाओं के लिए मेरे देश और भारत के पास है सबसे बड़ी रकम। प्रौद्योगिकी के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस अग्रणी थे। चूंकि समुद्र में राक्षसों की संख्या अथाह है, इसलिए सभी द्वीप देश नष्ट हो गए। अब भी समुद्र राक्षसों का क्षेत्र है। मानवता और राक्षसों के बीच युद्ध में केवल वही देश हैं जो अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और मेरा देश। बाकी देश तो बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। महत्वपूर्ण क्षण में यूनाइटेड अर्थ फेडरेशन का गठन किया गया, जिसके केंद्र में 5 देश थे। यूनाइटेड अर्थ फेडरेशन की संयुक्त सेनाओं ने दुनिया भर में कई मानव आधार बनाने में मदद की। लुओ फैंग आश्चर्यचकित रह गया। 5.5 साल तक चला युद्ध, सबसे भयावह युद्ध। इस युद्ध में कुल मिलाकर लगभग 10 अरब लोगों की मृत्यु हुई। केवल 5 देशों द्वारा कायम की गई व्यवस्था ही बरकरार रही। बाकी देशों के बचे हुए लोग विभिन्न मानवीय आधारों में एक साथ मिल गए। अब तक भूमि पर मनुष्य लाभ बनाए रखते हैं, लेकिन समुद्र में मौजूद अनगिनत राक्षस समुद्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। 2013 से 2021 तक इन 8 वर्षों में मानव इतिहास का भव्य निर्वाण काल था।
लुओ फैंग सोफे पर बैठे। डोंग 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 डोंग। घर में घड़ी की आवाज गूंज उठी। दीवार पर लगी घड़ी 5 बार बजी, जो संकेत देती है कि इस समय शाम के 5 बजे हैं। भव्य निर्वाण काल। लुओ हुआ आश्चर्यचकित रह गया। भाई, सच कहूं तो मैं वास्तव में यह नहीं सोच सकता कि भव्य निर्वाण काल से पहले दुनिया कैसी थी। वहां 200 से अधिक देश थे, तो वहां कितने लोग थे? केवल 7 अरब। कुछ देश गंभीर खतरे में होंगे। केवल एक शक्तिशाली जानवर पूरे देश को मानचित्र से मिटा देगा। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। यही कारण है कि पूरी दुनिया 5 शक्तिशाली देशों और 23 शहरों से बनी है। पूरे ग्रह पर कुल मिलाकर 5 देश थे: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे स्थानों ने 23 शहरों या अड्डों का निर्माण किया। चीन के 6 मानव अड्डे थे, जो वर्तमान के 6 प्रमुख शहर हैं। लुओ फैंग का घर यियन क्षेत्र का यांगझोउ शहर था, जो जियांगनान शहर के 8 हिस्सों में से एक था। जियांगनान शहर की पूरी आबादी 200 मिलियन के करीब पहुंच गई। जियांगनान शहर के यियन क्षेत्र के यांगझोउ शहर में 10 लाख से अधिक लोग रहते थे। जियांगनान शहर के बेस में युआन जियांसू शामिल हुआ करता था। बेशक वहां युआन एनवेई भी थे। ये विभिन्न प्रकार के जातीय समूह हैं। इतनी देर पहले लुओ हुआ ने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। अभी ये 2056 है। भव्य निर्वाण काल को 30 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है। हमारे समाज में वस्तुतः हर किसी को डोजों में प्रशिक्षण लेना पड़ता है। हमारा समाज 30 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। 30 वर्षों में प्रौद्योगिकी में लगातार प्रगति के साथ साथ शक्तिशाली योद्धाओं में निश्चित रूप से बड़ी वृद्धि हुई। हालांकि कई भयानक राक्षस भी पैदा हुए हैं। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का जोड़ा अंदर आया। उस आदमी की शर्ट पसीने से भीगी हुई थी और उस पर पेंट के कुछ दाग थे। ये स्पष्ट था कि वह बहुत थका हुआ था। सब्जियों और मांस से भरी टोकरी पकड़े हुए महिला बहुत लंबी नहीं थी। पिताजी, माँ, लुओ फैंग तुरंत उठे। वे उसके माता पिता हैं। पिता लुओ होंग गुओ, माता गोंग शिन लैन। हाँ, फैंग, पढ़ते रहो। मेरे साथ परेशान मत हो। लुओ होंग गुओ हंसे। चूंकि उनके बेटे की जल्द ही परीक्षाएं हैं, इसलिए लुओ होंग गुओ की नज़र में पढ़ाई का अत्यधिक महत्व है। लुओ होंग गुओ ने अपना सिर नीचे किया और नल के पानी की एक बड़ी प्लास्टिक की बोतल देखी। ये तथ्य कि जब भी वह वापस आता था तो उसके लिए पानी हमेशा तैयार रहता था, जिससे उसका दिल खुश हो गया। पूरे दिन काम करने के बाद वह ये बोतल लेता था और एक घूंट में पूरी चीज पी जाता था और संतुष्टि भरी सांस छोड़ता था। जल्दी करो और स्नान करने जाओ, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। गोंग शिन लैन हंसे। हाँ, लुओ होंग गुओ हंसे और तुरंत कपड़े बदलने के लिए उस छोटे से कोने की ओर चले गए, जिसने कई वर्षों तक परिवार को बाथरूम के रूप में सेवा प्रदान की। गोंग शिन लैन हंसे और अपने दोनों बेटों की ओर देखा। फैंग हुआ, आज माँ भुना हुआ मांस बनाने जा रही है। भुना हुआ मांस मेरा पसंदीदा है। लुओ हुआ तुरंत चिल्लाया। लुओ फैंग भी हंसे। जब उसने अपनी माँ को अपना एप्रन पहनते और रात का खाना पकाने की तैयारी करते हुए देखा, तो लुओ फैंग स्पष्ट हो गया। माँ हमेशा अपने काम के बाद शाम को किराने की खरीदारी करने जाती थी, क्योंकि किराने के सामान की कीमत सुबह की तुलना में बहुत सस्ती होती है। हालांकि तब तक किराने का सामान उतना ताज़ा नहीं होगा। लुओ फैंग ने फिर बाथरूम की ओर देखा और सोचा, मुझे जल्दी करनी चाहिए और फाइटर की उपाधि प्राप्त करनी चाहिए ताकि माँ को शाम के समय किराने की खरीदारी के लिए न जाना पड़े और पिताजी को काम पर न जाना पड़े। उसके दिल में लुओ फैंग ने हमेशा चाहा है कि उसके माता पिता छुट्टी ले सकें और शांति से सूरज की रोशनी और अच्छे भोजन का आनंद ले सकें। फैंग, लुओ होंग गुओ अपना स्नान समाप्त करने के बाद लुओ फैंग की ओर चले। पिताजी को आपसे कुछ कहना है क्या? लुओ फैंग ने अपने पिता की ओर देखा। लुओ फैंग थोड़ा हंसा। यह ऐसा ही है, फैंग। मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि हाई स्कूल स्नातक होने के बाद आपकी क्या योजनाएं थीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं? लुओ होंग गुओ शायद ही कभी अपने बेटे से इस तरह के मामलों पर बात करते थे क्योंकि वह उस पर दबाव नहीं डालना चाहते थे। वह जानते थे कि उनके बेटे ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक उसी समय जब लुओ होंग गुओ ने ये कहा, गोंग शिन लैन की खाना पकाने की गति थोड़ी धीमी होने लगी। लुओ फैंग के माता पिता वास्तव में अपने बेटे के भविष्य की परवाह करते थे। पिताजी, मैं तो ऐसा ही सोच रहा था, लुओ फैंग ने कहा। मेरे ग्रेड के अनुसार मुझे यकीन है कि जियांग नान की नंबर 1 सैन्य अकादमी में प्रवेश पाना मुश्किल नहीं होगा। अब जब मैंने डोजो का एलिट खिताब अर्जित कर लिया है, तो मुझे सैन्य अकादमी में एक अधिकारी के रूप में बड़ा किया जाएगा।
माँ और पिताजी सेना के पारिवारिक अनुभाग में प्रवेश कर सकते हैं। सेना में भी विभिन्न स्तर थे। बेशक चीन ने सैनिकों की भर्ती की, हालांकि नियमित सैनिकों को बहुत कुछ नहीं मिला। हालांकि एलिट की उपाधि धारण करने वाले और जियांगनान की नंबर 1 सैन्य अकादमी में प्रवेश पाने वाले एक युवा के लिए बुद्धि और ताकत होगी। देश निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित करेगा और उनके परिवारों को घर देगा। एक अधिकारी के परिवार के लिए हालात इस सस्ते किराए के घर से सैकड़ों गुना बेहतर होंगे। तो क्या होगा यदि आप उस नंबर 1 सैन्य अकादमी में नहीं जा सके? लुओ होंगुओ ने कहा, फैंग, अपने आप पर बहुत अधिक दबाव मत डालो। जियांगनान शहर में 2 मुख्य सैन्य अकादमियां हैं। यदि आपकी परीक्षा में कुछ भी गलत हो जाता है और आप सर्वश्रेष्ठ अकादमी में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, तो दूसरी अकादमी में जाने में कोई समस्या नहीं है। लुओ फैंग ने अपने ग्रेड को स्पष्ट रूप से समझा। आमतौर पर वह औसत बैचलर से लगभग 50 अंक अधिक स्कोर कर सकता है। दूसरी सैन्य अकादमी के लिए उसे केवल औसत तक पहुंचना है। आजकल परीक्षणों में केवल 2 प्रकार होते हैं, स्नातक और विशेषज्ञ। विभाजन रेखा भी एक ही है। उस रेखा से ऊपर वाले स्नातक हैं और नीचे वाले विशेषज्ञ हैं। दूसरी सैन्य अकादमी में एलिट की उपाधि के साथ मेरा भी एक अधिकारी के रूप में पालन पोषण किया जाएगा। इलाज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। लुओ फैंग हंसे। बैचलर बनने के लिए 10 में से केवल 2 लोग ही ऐसा कर सके। हालांकि एक हाई स्कूल के छात्र के लिए 1000 लोगों में से केवल एक ही एलिट की उपाधि हासिल कर सका। हाँ, अगर आपको आत्मविश्वास मिल गया तो ये बहुत अच्छा है। हालांकि फैंग, अपने आप पर बहुत अधिक दबाव मत डालो। मुझे और तुम्हारी माँ को बस एक स्थिर जीवन चाहिए, बस इतना ही। लुओ होंगुओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये बच्चा खुद पर बहुत अधिक दबाव डालता है। बिल्कुल नहीं, लुओ फैंग हंसे, मुझ पर वास्तव में ज्यादा दबाव नहीं है। चूंकि मैं युवा हूँ, मुझ में थोड़ी अधिक ऊर्जा और प्रेरणा है। लुओ फैंग जोर से, लेकिन अपने दिल में कहता है, माँ, पिताजी, भाई, मेरी परीक्षा के बाद आप जल्द ही एक अच्छे जीवन का आनंद ले पाएंगे। मेरे फाइटर रैंक हासिल करने के बाद आप लोगों को इतनी कड़वाहट से नहीं जीना पड़ेगा। जल्दी करो और कटोरे और चॉपस्टिक ले आओ और बर्तनों को मेज पर रख दो। रात के भोजन तैयार है। गोंग शिनलैन हंसे और आग्रह किया। 8 लुओ होंगुओ हंसे और कटोरे और चॉपस्टिक लेने के लिए खड़े हो गए। सब्जियों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लुओ फैंग ने बर्तन को सूंघा और बर्तन ले जाने में मदद की। मुझे भुने हुए मांस की गंध आ रही है। यह लुओ हुआ उत्साह से चिल्लाया और अपनी व्हीलचेयर को मेज की ओर बढ़ाया। 4 लोगों का एक परिवार अपने समय का आनंद ले रहा है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C4 लुओ फैंग का कौशल खंड 1 अध्याय 4 लुओ फैंग का कौशल। रात के खाने के बाद लुओ फैंग की माँ और पिताजी लुओ हुआ को बाहर टहलने के लिए ले आए, जबकि लुओ फैंग ट्यूशन के लिए चला गया। शाम 6 बजे के आसपास आसमान पूरी तरह से अंधेरा होने वाला था। इस ट्यूशन कार्य को जल्द ही रोकना होगा। लुओ फैंग एक तेंदुए की तरह था, जो लचीले ढंग से गलियों में घूम रहा था। सामने एक मृत अंत था, लेकिन लुओ फैंग का पूरा शरीर हवा में उड़ गया। वह अपने बाएं हाथ से दीवार के शीर्ष को हल्के से थपथपाते हुए 2 मीटर ऊंची छलांग लगा गया और अगली गली में गिर गया। ट्यूशन से पहले स्प्रिंटिंग उनका वार्म अप था। इस समय लुओ फैंग की गति 15 मीटर प्रति सेकंड या 54 किलोमीटर घंटा थी, जो उसकी शीर्ष गति भी नहीं थी। हालांकि ये वार्म अप के रूप में अपने उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम था। हल्की हौंफना, परीक्षा तक 1 महीना और फिर मैं ट्यूशन को रोक सकूंगा। ट्यूशन के इस आधे साल के दौरान मैंने $20,000 कमाए। एलीट की उपाधि होने के कारण उनके लिए ट्यूशन की नौकरी ढूंढना, किसी को बुनियादी बातें सिखाना आसान था। वेतन $100 प्रति घंटा था। वे सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ाते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी मासिक सैलरी करीब $2000 होगी। पिताजी पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं और महीने में केवल $2-3 हज़ार ही कमाते हैं। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ट्यूशन करता हूँ और उससे बहुत अधिक कमाता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति और किसी उपाधि वाले व्यक्ति के बीच यही अंतर है। अगर मैं फाइटर बन सका, तो अंतर चौंकाने वाला होगा। लुओ फैंग ने अपने सामने देखा और एक मालवाहक ट्रक को सड़क अवरुद्ध करते हुए देखा। हालांकि लुओ फैंग बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। वह अचानक 2-3 मीटर की ऊंचाई तक उछला और फिर दीवार के किनारे 2 कदम दौड़ा।
फिर वह वापस नीचे गिरा और आगे की ओर दौड़ता रहा। उसके बाद लुओ फेंग पहले ही एक शांत आवासीय क्षेत्र के बाहरी हिस्से में भाग चुका है। ये वह जगह है जहां माँ और पिताजी को रहना चाहिए। लुओ फेंग रुका और अपने सामने के क्षेत्र पर नजर डाली। क्षेत्र में घरों का घनत्व कम था और मानव निर्मित पुल थे। वहां ढेर सारे पत्ते थे और प्रत्येक इमारत की हर मंजिल पर अपना बगीचा था, यहाँ तक कि ऊंची मंजिलों पर भी। ऊंचे आवासीय घरों के अलावा विला भी थे। ये जानिए। फिलहाल चीन में कुल 6 प्रमुख अड्डे हैं, जो 6 प्रमुख शहर हैं। प्रत्येक शहर में आश्चर्यजनक रूप से बड़ी आबादी होती है। उदाहरण के लिए जियांगनान शहर की आबादी लगभग 200 मिलियन है। स्वाभाविक रूप से वहां बहुत कम भूमि है। विला जैसी चीजें बहुत दुर्लभ और महंगी हैं। जो बड़ी हवेलियां और भी अधिक जगह घेरती हैं, उनकी कीमत बहुत अधिक होती है। मैं 18वीं इमारत के हैश 1801 पर जा रहा हूँ, लुओ फेंग ने क्षेत्र के बाहर गार्डमैन से कहा। एक क्षण रुके, गार्डमैन ने एक वीडियो टेलीफोन नंबर दबाया और लुओ फेंग पर कैमरा शूट किया। वीडियो टेलीफोन से आवाज आई, ये फेंग है, उसे अंदर आने दो। ठीक है सर, गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। अल्पविराम अल्पविराम। 1 घंटे बाद फेंग उस क्षेत्र से बाहर चला गया। हाँ, ट्यूशन का काम पूरा हो गया। अब मैं डोजो जाऊंगा और देखूंगा कि मेरी ताकत में कोई बढ़ोतरी हुई है या नहीं। डोजो ऑफ लिमिट्स, सबसे मजबूत लड़ाकू होंग द्वारा बनाया गया पृथ्वी पर सबसे बड़ा डोजो। दुनिया भर में डोजो बिखरे हुए हैं। डी लुओ फेंग ने दरवाजे पर अपने छात्र पहचान पत्र को स्कैन करने के बाद डोजो में प्रवेश किया। एक डोजो ऑफ लिमिट्स एक जमे हुए विशाल राक्षस की तरह है। ये जिस क्षेत्र को कवर करता है वह एक हाई स्कूल से भी बड़ा है। डोजो का मुख्य द्वार इतना बड़ा है कि 10 कारें अंदर आ सकती हैं। डोजो के अंदर हवाई जहाज जैसी शैली वाली 3 बड़ी चांदी सफेद संरचनाएं थीं। भाई तारांकन, ये भाई सम्मान में प्रयुक्त होता है, रक्त संबंधी नहीं। शेष अध्याय के सभी भाई भी ऐसे ही होंगे। राम राम भाई। डोजो के आंतरिक भाग के लॉन में बड़ी संख्या में डोजो सदस्य मौजूद थे। इन सदस्यों ने लुओ फेंग की छाती पर उसकी कुलीन पहचान देखी और उसका सम्मान किया। डोजो के अंदर 3 संरचनाओं को स्तर के आधार पर अलग किया गया था। एक शुरुआती सदस्यों के लिए, एक मध्यवर्ती सदस्यों के लिए और एक विशिष्ट सदस्यों के लिए। विशिष्ट सदस्य भवन की पहली और दूसरी मंजिल बड़े शिक्षण कक्ष हैं, जो कुछ हजार लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त हैं। डोजो के शिक्षक इस हॉल में पढ़ाते थे। इस विशेष डोजो के लगभग 30-40 हजार सदस्य थे। आप केवल 16 वर्ष की आयु से ही डोजो के सदस्य बन सकते हैं। 30 वर्ष की आयु के बाद आपको डोजो में वापस आने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि आप मूल्यवान शिक्षण संसाधनों को बर्बाद कर देंगे। वहां कुछ 100 संभ्रांत छात्र थे, जिनमें से अधिकांश लगभग 20 वर्ष के थे। हालांकि लुओ फेंग केवल 18 वर्ष का था। राम राम भाई। लुओ फेंग आगे चल रहा था और उसने लोगों को उसका अभिवादन करते हुए सुना। वह संभ्रांत इमारत की तीसरी मंजिल में दाखिल हुआ, जिसमें केवल संभ्रांत सदस्य ही प्रवेश कर सकते थे। तीसरी मंजिल कुछ 100 मीटर लंबी और चौड़ी थी, एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र। इस समय वहां करीब 1 दर्जन लोग मौजूद थे। पागल तारांकन, पागल किस्म का पागल नहीं। ये सिर्फ लुओ फेंग पागल इक्वल्स फेंग जी के फेंग को शामिल करने वाला एक उपनाम है। अरे आओ पागल। जैसे ही उन्होंने बड़े प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश किया, सभी संभ्रांत सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भाई वांग, भाई यांग, बहन ली, लुओ फेंग खुशी से चिल्लाया। जैसे ही उसने इन लोगों को देखा, उसका हृदय गर्म हो गया। ये कुछ दर्जन लोग सभी 20 वर्ष से अधिक उम्र के थे। बेशक ZN सेक्शन के डोजो ऑफ लिमिट्स के विशिष्ट सदस्य सिर्फ ये लोग नहीं थे। कुल मिलाकर उनमें से 100 से अधिक थे, लेकिन उनमें से अधिकांश आने में बहुत आलसी थे क्योंकि पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं था। प्रशिक्षण केंद्र में केवल वही लोग आएंगे जो गरीब हैं और जिनके पास प्रशिक्षण के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। सभी अमीर लोगों के पास अपना व्यक्तिगत प्रशिक्षण केंद्र होता है। तो इनमें से लगभग सभी लोग सस्ते किराए के घरों में रहते हैं। चूंकि वे सभी गरीब लोगों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक गुट बना लिया। लुओ फेंग का उपनाम क्रेजी उस समय से पड़ा जब उन्होंने क्रोध के कारण 3 अमीर कुलीन सदस्यों को लगातार चुनौती दी और हराया। मुझे आश्चर्य है कि प्रशिक्षण के पिछले आधे महीने से मेरी ताकत में कितना सुधार हुआ है। लुओ फेंग प्रशिक्षण हॉल के कोने पर फिस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन की ओर चला गया, जहां वे दोनों अगल बगल थे। चाहे आप नौसिखिया, मध्यवर्ती या एक विशिष्ट सदस्य थे, आपको अपने मुक्के की ताकत का परीक्षण करना था। यहाँ तक कि फाइटर बनने की परीक्षा में भी ताकत की परीक्षा होती है।
सभी शक्ति परीक्षण मुट्ठी की ताकत को संदर्भित करते हैं। लुओ फैंग ने गहरी सांस ली और अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर दिया। अचानक उसकी नजर एकाग्र हो गई। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया, जैसे कोई आलसी शेर कार्रवाई के लिए तैयार हो रहा हो। उसकी रीढ़ धनुष की डोरी की तरह तन गई। उसके पैरों ने उसकी कमर को सहारा दिया, जिससे लुओ फैंग की दाहिनी मुट्ठी मजबूत हो गई। उसका मुक्का एक तोप के गोले की तरह था, जो एक चाप के पार जा रहा था। डीए, लुओ फैंग की मुट्ठी मशीन से टकरा गई। मशीन जोर से हिल गई। जल्द ही मशीन की स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दिया, 809 किग्रा। बुरा नहीं, पागल, 800 किलोग्राम का मील का पत्थर पार कर लिया। 1.9 मीटर से अधिक लंबाई वाला एक व्यक्ति जो थोड़ा दुबला था फिर भी शौकीन था, हंसा और ताली बजाई। इस पागल आदमी के चेहरे पर एक क्रूर घाव का निशान था। भाई यांग, लुओ फैंग हंसे, आपकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। भाई यांग, क्या आप स्पीड टेस्ट मशीन चालू करने में मेरी मदद कर सकते हैं? भाई यांग, जिसका नाम यांग वू है, वर्तमान में डोजो ऑफ लिमिट्स में विशिष्ट सदस्यों में शीर्ष 3 स्थान पर है। यदि उसकी गति न होती, तो उसने बहुत पहले ही फाइटर प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली होती। एक संभ्रांत सदस्य के लिए लड़ाकू बनना, उसे 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। पहली परीक्षा फाइटर फिटनेस परीक्षा या प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा है। एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं, तो आप साबित कर देते हैं कि आपका फिटनेस स्तर एक फाइटर के स्तर तक पहुंच गया है। इस समय आप प्रोस्पेक्टिव फाइटर बन गए हैं। दूसरी परीक्षा फाइटर कॉम्बैट परीक्षा है। सिर्फ शारीरिक फिटनेस होने से आपको फाइटर बनने का सौभाग्य नहीं मिल जाता। केवल एक वास्तविक लड़ाई में एक वास्तविक राक्षस को हराकर ही आप लड़ाकू की उपाधि प्राप्त कर पाएंगे। परीक्षण की गति, ठीक है। यांग वू मशीन की ओर बढ़ते हुए हंसा और उसे चालू कर दिया। मशीन चालू हो गई और रोशनी हो गई। लुओ फैंग ने अपनी सांस को समायोजित किया और ट्रैक पर खड़ा हो गया, जो 60 मीटर लंबा था। गति परीक्षण मशीन के निकट ही एक गति परीक्षण क्षेत्र था। लुओ फैंग आगे की ओर विस्फोटित हो गया। हुश, पलक झपकते ही लुओ फैंग अपनी अधिकतम गति तक पहुंच गया। उसके पैर ताकत के साथ पैदल चलाने लगे, जिससे उसकी दौड़ने की शक्ति बढ़ गई। उसका शरीर ऐसा था जैसे कोई तीर धनुष से निकलकर रनवे पर उड़ रहा हो और अपने साथ हवा का झोंका भी ला रहा हो। लुओ फैंग ने गति परीक्षण क्षेत्र से उड़ान भरी। उसके बाद वह स्वाभाविक रूप से धीमा हो गया और रुक गया। कितना तेज, लुओ फैंग मशीन की ओर बढ़ते हुए हंसा। अरे पागल, ऐसा लगता है कि पिछली बार से तुम में थोड़ा सुधार हुआ है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। भाई यांग ने आश्चर्य का भाव रखते हुए गति परीक्षण मशीन पर प्रदर्शित संख्या को देखा। आओ अपने लिए देखें। लुओ फैंग ने मशीन की ओर देखा और प्रदर्शित संख्या 23.8 मीटर प्रति सेकंड थी। इतना खराब भी नहीं। हालांकि लुओ फैंग उतना खुश नहीं था, क्योंकि फाइटर फिटनेस परीक्षा या संभावित फाइटर परीक्षा के 3 भाग थे, ताकत, गति और प्रतिक्रिया गति। प्रतिक्रिया की गति के लिए लुओ फैंग स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली था और वह मुश्किल से उस स्तर तक पहुंच पाया था जिसकी एक लड़ाकू को आवश्यकता होती है। हालांकि भावी लड़ाकू परीक्षा में ताकत के लिए उत्तीर्ण अंक 900 किग्रा है। गति के लिए पासिंग मार्क 25 मीटर सेकंड है, या हर 4 सेकंड में 100 मीटर। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C5 विभिन्न विकल्प खंड 1 अध्याय 5 विभिन्न विकल्प। लुओ फैंग ने विचार करते हुए कहा, जितना आप मजबूत होंगे, सुधार करना उतना ही कठिन होगा। मुझे अपनी गति 23.8 मीटर सेकंड से बढ़ाकर 25 मीटर सेकंड करने में शायद लगभग 1 वर्ष लगेगा। मेरी ताकत को 809 किलोग्राम से 900 किलोग्राम तक बढ़ने में शायद और भी अधिक समय लगेगा। मुझे शायद फाइटर का खिताब हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लेने तक इंतजार करना होगा। अगर मैं फिर से कोमा में चला जाता हूं, तो मेरे शरीर का फिटनेस स्तर एक फाइटर के स्तर तक पहुंच सकता है। निस्संदेह, इस तरह का कोमा तब नहीं होता जब कोई आपको पीट पीट कर बेहोश कर देता है, बल्कि यह तब होता है जब आप बेहद दर्दनाक सिरदर्द के कारण कोमा में जाते हैं। लुओ फैंग को सिरदर्द विकार है। कभी कभी लुओ फैंग को सिरदर्द हो जाता है। हालांकि वह आमतौर पर दर्द को तब तक सहन करने में सक्षम होता है जब तक कि दर्द खत्म न हो जाए। कभी कभी तो इतना दर्द होता था कि वह कोमा में चला जाता था। Luo Feng has entered a coma twice so far. When Luo Feng was 8 years old and his brother's legs were crushed by a car, he was so sad that he got a headache.
At the same time, his heartbeat started to rapidly rise and his blood circulation speed rose to an alarming rate. Soon after he felt like his heart was about to beat out of his chest, he entered a coma. Another time was when Luo Feng was 12 years old and his mother was re-hospitalized. Afraid of losing his mother, Luo Feng panicked and got an extremely painful headache. Like before, his heartbeat rapidly rose and he entered a coma. After 2 comas, Luo Feng's family frequently brought him to the hospital for checkups. However, no illness was identified. Even in this age, the brain is still a mystery to medicine. हालांकि 2 कोमा ने मेरे शरीर की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, लुओ फेंग ने अनुमान लगाया। 8 साल, 12 साल की उम्र में कोमा से जागने के बाद मेरी ताकत, गति और प्रतिक्रिया की गति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। इस वजह से मैं डोजो में इंटरमीडिएट परीक्षा को छोड़ने और इंटरमीडिएट शीर्षक हासिल करने में सक्षम था। मेरे जीन की बदौलत मैं 17 साल की उम्र में एलिट खिताब हासिल करने में सक्षम हुआ। अगर मैं दोबारा कोमा में चला गया तो मुझे यकीन है कि मेरी ताकत और भी बढ़ जाएगी। कोमा वास्तव में आपके शरीर द्वारा खुद को बचाने के लिए उत्पन्न होने वाला एक लक्षण है, इसलिए यह पूरी तरह से बुरी बात नहीं है। मेरा सिर अपनी सीमा तक दुखता रहेगा और मेरी दिल की धड़कन अपनी सीमा तक तेज हो जाएगी। लुओ फेंग ने अपना सिर नीचे किया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। इस घड़ी में पल्स मीटर फंक्शन था। पागलों की तरह दौड़ने के बाद भी मेरी दिल की धड़कन 1 मिनट में 120 बार से ऊपर नहीं जाएगी। लुओ फेंग ने अपनी घड़ी देखी। अगर मैं 1 मिनट में 200 बार की गति तक पहुंच सकता हूं, तो ये बहुत अच्छा होगा। कोमा की पूर्व सूचना यह एक बेहद खराब सिरदर्द और बहुत तेज नाड़ी है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना कठिन व्यायाम किया, वह अपने दिल की धड़कन को उस दर तक नहीं ला सका जो कोमा के लिए आवश्यक होती। डोजो प्रशिक्षण हॉल के भीतर यांग वू का सामना करना पड़ा। फिस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन के सामने खड़ा था। हालांकि वह बहुत गंभीर नहीं दिखे, उसने बस परीक्षक को दोनों हाथों से कुछ बार मुक्का मारा। जब उसने मशीन पर मुक्का मारा तो बार बार पेंग 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 की आवाज आई। इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर कुछ संख्याएं प्रदर्शित हुईं। यांग वू ने रुकने से पहले एक ही सांस में 2 दर्जन बार मुक्का मारा। लुओ फेंग, जो किनारे पर देख रहा था, प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उनकी पूरी शक्ति केवल 809 किलोग्राम तक ही हो सकती थी, लेकिन भाई यांग इतनी शक्ति से मुक्कों की झड़ी लगा सकते थे। उन सभी के लिए 700 किलोग्राम का आंकड़ा पार करना पहले से ही काफी होगा। भाई यांग, अगर मेरा केवल एक पूर्ण शक्ति वाला मुक्का आपके यादृच्छिक मुक्कों में से एक जितना मजबूत हो सकता है, तो ये बहुत अच्छा होगा। लुओ फेंग हंसे। आप? यांग वू लुओ फेंग की ओर बढ़े और उसके कंधे पर हाथ मारते हुए हंसे। आप इस वर्ष केवल 19 वर्ष के हैं, या अभी 18 वर्ष के हैं? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं केवल एक मध्यवर्ती सदस्य था। जिस दर से आप सुधार कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से 2 वर्षों के भीतर फाइटर रैंक के लिए आवश्यक शारीरिक फिटनेस स्तर हासिल कर लेंगे। हे 20 साल का योद्धा, कितना ईर्ष्यालु है। लुओ फेंग हंसे। डोजो ने केवल 16 से 30 वर्ष की आयु के छात्रों को भर्ती किया क्योंकि यही वह अवधि है जब व्यक्ति सबसे तेजी से बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति अधिक तेजी से रैंकिंग में प्रवेश कर सकता है और भविष्य में और भी अधिक ताकत हासिल कर सकता है। लुओ फेंग 17 साल की उम्र में एक विशिष्ट सदस्य बन गए, जिसकी कई लोगों ने प्रशंसा की। अरे हाँ पागल, तुमने हाई स्कूल की परीक्षा दी है ना? तुम उनके पीछे क्या करोगे? यांग वू हंसे। मुझे सैन्य अकादमी के लिए तैयारी करनी होगी। लुओ फेंग ने हल्की सी हंसी उड़ाए। औसत व्यक्ति सामान्य सेना में एक बुनियादी स्तर का अधिकारी बन जाता है। हालांकि मुझे स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद बिना किसी समस्या के विशेष बलों में शामिल होने में सक्षम होना चाहिए। ओह, यांग वू ने सुना और अपने होंठ सिकोड़कर कहा, एक सैन्य अकादमी में प्रवेश करना अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्वतंत्रता वहां सीमित है। अकादमी से स्नातक होने और विशेष बलों में प्रवेश करने के बाद आपको सभी नियमों का पालन करना होगा। मैं उसे कभी भी संभाल नहीं पाऊंगा। मेरे लिए एक स्वतंत्र सेनानी बनना बेहतर है। एक स्वतंत्र सेनानी महान होता है। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे माता पिता चिंतित हों। एक स्वतंत्र सेनानी बनने की तुलना में किसी अकादमी में दाखिला लेना, स्नातक होना और फिर सेना में शामिल होना अधिक सुरक्षित है। एक लड़ाकू के पास आमतौर पर 4 रास्ते होते हैं जिनमें से वह चुन सकता है। पहला रास्ता, सेना में भर्ती होकर उसका हिस्सा बने। यह अधिक सुरक्षित है और देश आसानी से लड़ाकू विमानों को जोखिम लेने नहीं देगा। देश सेनानी के परिवार को कई लाभ भी देगा, जिससे सेनानी को कोई पछतावा नहीं होगा।
दूसरा रास्ता, एक डोजो से जुड़ें। डोजो के प्रतिबंध व्यापक हैं और समुदाय अधिक ढीला है। चूंकि डोजो ऑफ लिमिट्स पृथ्वी पर सबसे मजबूत आदमी होंग द्वारा बनाया गया था, इसलिए उस डोजो में फाइटर बनने के काफी कुछ फायदे हैं। चूंकि प्रशासन उतना सख्त नहीं है, इसलिए आजादी भी ज्यादा है। तीसरा रास्ता, किसी बड़े व्यवसाय, किसी परिवार या किसी प्रमुख राजनीतिक शक्ति से जुड़े और ठग बने। चौथा रास्ता, भाड़े के सैनिक दल में शामिल हो, जो हर समय आपके जीवन को खतरे में डालेगा। साथ ही ये चारों मार्गों में से सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। टेल नोट, एक फ्री फाइटर उपरोक्त किसी भी पद से संबंधित नहीं है। सेना में प्रवेश करना सुरक्षित है, लेकिन मैं अपने दिन बिना किसी आजादी के नहीं जीना चाहूंगा। यांग वू ने सिर हिलाया। इस साल मुझे लगता है कि मैं प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा पास कर सकता हूँ। पास होने के बाद मैं तुरंत फाइटर कॉम्बैट परीक्षा के लिए साइन अप करूंगा और फाइटर बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। लुओ फैंग की आंखें चमक उठी। भाई यांग, क्या आपको विश्वास है कि आप संभावित लड़ाकू परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं? हाँ हाँ, यांग वू हंसे। मैं ताकत और प्रतिक्रिया की गति की आवश्यकताओं तक बहुत पहले ही पहुंच चुका हूँ। मेरा कमजोर बिंदु गति है। हालांकि अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करता हूँ, तो मैं मुश्किल से 25 मीटर सेकंड तक पहुंच सकता हूँ। मैं इन कुछ दिनों में कड़ी मेहनत करूंगा और जब तक मैं परीक्षा दूंगा, तब तक मैं उत्तीर्ण होने में सक्षम हो जाऊंगा। बधाई हो, भाई यांग। लुओ फैंग भाई यांग के लिए खुश था, क्योंकि उसने इतने सालों तक लड़ाकू बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी। भाई यांग, फाइटर बनने के बाद आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से मैं डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल होऊंगा, भाई यांग ने हंसते हुए कहा। डोजो ऑफ लिमिट्स की प्रणाली बहुत ढीली है और ये दुनिया भर में बिखरी हुई है। कई पिछले सेनानियों ने इन डोजों में खुद को बेहतर बनाया। इसके अलावा जब मुझे छुट्टी लेने का मन हो तो मैं बाहर जा सकता हूँ और कुछ राक्षसों को मार सकता हूँ। यदि आप मुझसे पूछे तो बिल्कुल मुफ्त। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। पागल, यांग वू ने लुओ फैंग की ओर देखा। तुम अपनी हड्डियों के अंदर काफी पागल हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप एक स्वतंत्र सेनानी की राह पर चलने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। डोजो से जुड़ें, ये कितना मुफ्त है, और डोजो ऑफ लिमिट से हमें बहुत मदद मिलेगी। मैं, लुओ फैंग झिझके। यांग वू ने देखा कि क्या हो रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और हंसा। पागल, स्वतंत्र सेनानी अक्सर अपने जीवन के लिए लड़ते हैं और जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर प्रशिक्षण लेते हैं। ये थोड़ा अधिक खतरनाक है, लेकिन साथ ही, क्योंकि आप लगातार अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह आपकी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है। आप देखिए, चाहे कहीं भी हो, अधिकांश सबसे मजबूत लड़ाके सभी स्वतंत्र सेनानी हैं। रात का समय, स्ट्रीट लाइटें चमकती हैं। जैसे ही लुओ फैंग डोजो ऑफ लिमिट्स को छोड़ता है, वह अकेले चलते हुए यांगवू के साथ अपनी बातचीत पर विचार करता है। वास्तव में केवल दो ही रास्ते हैं जो मेरे लिए उपयुक्त हैं, लुओ फैंग ने मन ही मन सोचा। एक तो सैन्य अकादमी में दाखिला लेना, स्नातक होना और फिर विशेष बलों में शामिल होना। इसके बाद डोजो ऑफ लिमिट्स में एक प्रसिद्ध सेनानी बनना है और फिर राक्षसों को स्वतंत्र रूप से मारना है। इन दोनों रास्तों में से सबसे सुरक्षित रास्ता सेना में भर्ती होना है। यह अधिक सुरक्षित है और इससे मेरे परिवार को लाभ होता है। अगर मैं मर भी जाऊं, तो देश मेरे प्रियजनों की अच्छी देखभाल करेगा। एक स्वतंत्र सेनानी बनने और जीवन और मृत्यु के बीच सीमा पर रहने से मेरी ताकत सबसे तेजी से बढ़ेगी। मैं जिन राक्षसों को मारता हूं उनके बदले में बड़ी धनराशि दे सकता हूं। ये रास्ता खतरनाक, कौशल में तेजी से वृद्धि, त्वरित पैसा, मुफ्त, लेकिन एकमात्र दोष खतरा है। लुओ फैंग ने विचार किया। वास्तव में वह तब से इस बारे में सोच रहा है जब उसने हाई स्कूल का वरिष्ठ वर्ष शुरू किया था। मेरे माता पिता के कुल 2 बेटे हैं और मेरा छोटा भाई पहले से ही विकलांग है। यदि मैं एक स्वतंत्र सेनानी बन जाऊं और युद्ध में मर जाऊं, तो मेरे माता पिता कैसे जीवित रहेंगे? लुओ हुआ को उसकी देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। माँ और पिताजी पहले से ही काफी बूढ़े हैं। अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? लगता है मैं एक सैन्य अकादमी में दाखिला लूंगा। विशेष बलों में शामिल होने के बाद मैं मिलिटरिस्टिक मार्शल आर्ट्स सीख सकूंगा, जो डोजो ऑफ लिमिट से मेरे अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स के साथ मिलकर मेरी ताकत बढ़ाएगा। सेना में मैं भी खुद को प्रशिक्षित कर सकता हूँ। अगर मैं मर भी गया तो एक योद्धा के रूप में मरूंगा, इसलिए मेरा देश मेरे माता पिता को हर महीने पेंशन देगा। अपने माता पिता के बारे में सोचने के बाद लुओ फैंग ने सैन्य अकादमी चुनने का फैसला किया। हालांकि सैन्य अकादमी में कोई भी ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता। आपके ग्रेड को मानक के अनुरूप होना चाहिए, इसलिए सब कुछ जून की परीक्षाओं पर निर्भर करता है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां
गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप।